नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल दुबे और स्वागत है आपका बुकबाला में। आप देख रहे हैं बुकबाला की खास पेशकश लेखक संवाद। दोस्तों, आज हमारे साथ एक बेहतरीन किताब डिसीजन मोहब्बत या मजहब, इसके लेखक एक उम्दा लेखक फैयाज हुसैन जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत स्वागत। फैयाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। धन्यवाद। और आपको शुक्रिया भी कि आपने अपने इतने बिजी समय में हमें समय दिया और दिल्ली से चलकर झांसी तक आए। दोस्तों, इस किताब के ऊपर मैं बात करूं या इस पर चर्चा करूं या कई सारे जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आए हैं उन क्वेश्चन को पूछूं, इससे पहले मैं आपको फैयाज जी का बता देता हूं। फैयाज जी मूलतः झांसी के पास के कस्बा है मौठ, वहाँ के निवासी हैं और इस समय लीगल यूनिवर्सिटी से पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं। लेखन में इनका रुझान काफ़ी समय पहले से ही रहा। जब स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे उस समय ही इन्होंने एक पत्रिका का भी संपादक किया था जिसका नाम वर्तमान परिदृश्य था और बहुत चर्चित पत्रिका रही थी झांसी क्षेत्र में, लोगों को बड़ी पसंद आती थी, लोग बहुत पढ़ते थे। तो इस तरीके से जब इनका हिंदी में रुझान बढ़ा, उसके साथ कई किस्से कहानियाँ लिखी और अलीगढ़ जाके फिर जब मास्टर किया या पीएचडी की तो जो वहाँ की किस्से कहानी हुई, जो वहाँ के अनुभव हुए, उन सबको इस किताब में लिखा है उन्होंने। तो आज इस किताब पे ही हम बात करते हैं। तो फिर एक बार फिर से आपका स्वागत है। अच्छा, एक सवाल जो अधिकतर सबसे रहता है कि आपने लेखन की शुरुआत कैसे की? तो क्या वो शुरू का दौर रहा था जब आपको लगा कि मुझे लिखना चाहिए, या कैसे आपको इसकी रुझान बढ़ा? सबसे पहले अनमोल भाई, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक आप अच्छा प्लेटफॉर्म नए लेखकों को दे रहे हैं और जो नया है व्यक्ति उसके लिए बुकबाला आपने लॉन्च किया है। जी जी, इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। और लेखन की शुरुआत तो मेरी बचपन से ही रही है। जी जी। पहले मैं बचपन में शायरी लिखा करता था, पढ़ता था, खासतौर से उर्दू शायरी। अच्छा अच्छा। फिर हिंदी में भी लिखना शुरू किया, कविता भी लिखी है मैंने, शायरी भी लिखी है। लेकिन ये जो प्रोज जो है वो उपन्यास कभी नहीं लिखी, कहानी ये पहली प्रकाशित कृति है। अच्छा। तो लिखने का शौक बचपन से रहा है और अलीगढ़ जाके कहानियाँ भी पढ़ी तो उससे भी लिखने का शौक बढ़ा, तो इसको लिखने का प्रयास किया है कहानी को। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है हमेशा कि एक किताब लिखी जाती है जब, तो उसके पीछे एक पूरी कहानी होती है, एक पूरा एक प्रेरणा होती है व्यक्तियों की, एक पूरा सहयोग होता है। तो इस किताब को लिखने में आपकी प्रेरणा कौन रहा या किसका विशेष सहयोग रहा जिसकी वजह से किताब आज हम सबके बीच में है? जी, जैसे हिंदी साहित्य लिखने की बात है तो साहित्य सभी जुड़े हुए हैं आपस में, चाहे वो हिंदी साहित्य हो या उर्दू साहित्य। जी जी बिल्कुल। तो अलीगढ़ में उर्दू साहित्य की लंबी परंपरा है, उर्दू की बड़े बड़े शायर गुलजार साहब रहे हैं, बड़े बड़े लोग रहे हैं वहाँ पे। तो लिखने के लिए तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इस उपन्यास को लिखने का जो मुख्य प्रेरणा रही है, मेरी जो मुख्य प्रेरणा है वो वर्तमान सामाजिक संरचना में जो घटित हो रहा है वो रही है। कि आज के दौर में कैसे हमारी सामाजिक संरचना जो टूट रही है, या क्या राजनीति और धर्म की गठजोड़ ने कैसे लोगों की मानसिक सोच में बदलाव लाया है, वो मुख्य प्रेरणा रही है लिखने के लिए ये उपन्यास। अच्छा, एक क्वेश्चन और, आपने अलग सा एक अधिकतर व्यक्ति अंदर से कोई नाम देता है किताब का या कोई ऐसा नाम देता है जिससे किताब बड़ी उनकी रोमांचन लगे, लेकिन आपने एक बिल्कुल सिंपल सा नाम डिसीजन दिया है। तो इस शीर्षक के पीछे की क्या कहानी है, क्या किस्सा है? क्योंकि इस उपन्यास का जो मूल कथानक है वो राम मंदिर पर आधारित है, डिसीजन पर, तो इसलिए इसको डिसीजन लिखा है। जैसे फरहान और स्वाति की प्रेम कथा के माध्यम से मैंने राम मंदिर डिसीजन के पश्चात समाज में कैसे बदलाव आ रहे हैं, लोगों की सोच में क्या बदलाव आ रहा है, उसको दर्शाने के लिए इसका नाम डिसीजन रखा है, मोहब्बत या मजहब। कि लोग मोहब्बत को चुन रहे हैं या मजहब को चुन रहे हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में अभी तक मोहब्बत सबसे ऊपर रही थी, प्यार प्रेम, बिल्कुल। लेकिन आज के दौर में आप देखिए कि मजहब जो है वो सबसे ऊपर चला गया है। और जब सरकारें, समाज या लोग उसमें संलिप्त होते हैं तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे कोर्ट जैसी निष्पक्ष संस्थान जब उसमें शामिल होती है और उसमें सामाजिक संरचना बदलाव आने शुरू होती है, तो इसलिए मैंने इसको डिसीजन चुना हुआ है। जी जी, बेहतरीन एक नाम आपने इसको दिया। अच्छा, एक अलीगढ़ विश्वविद्यालय का जाना नाम आ रहा है, अलीगढ़ में आप काफ़ी लंबे समय से रहे भी हैं, तो कोई ऐसे अनुभव या किस्से जो अलीगढ़ के आपको हमेशा गुदगुदाते हो या हमेशा याद रहते हो, कुछ अच्छे किस्से? जी, अलीगढ़ तो एक अपने आप में एक जगह नहीं है, पूरा संसार है वो, क्योंकि सारी दुनिया में अलीगढ़ के लोग फैले हुए हैं। तो इस कहानी में जो प्रेम कथा का आधार है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ही मैंने रखा है, क्योंकि मैं स्वयं उसका विद्यार्थी रहा हूँ। तो अलीगढ़ की किस्से कहानियाँ तो बहुत है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ वहाँ की कसौटी है और सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो रही है कि अलीगढ़ की जो एक परंपरा थी वो खत्म हो गई है। क्योंकि आप जब अलीगढ़ का नाम सुनते हैं तो
आपके दिमाग में कहीं न कहीं उर्दू शायरी की बात उभर आती है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। लेकिन जब आप अलीगढ़ जाते हैं तो अब उतनी उर्दू शायरी रही नहीं वहाँ, ना कोई आपसे उर्दू में बात करता है, ना उर्दू शायरी की बात करता है, सारे लोग बस मस्त पड़े हुए हैं। तो मैंने इसमें इसको भी उल्लेख किया है इस बात का भी कि अलीगढ़ का अदब जो खो रहा है वो अलीगढ़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उसको वापस लाएं वो। तो इस सब को लिखा है मैंने इस किताब में अलीगढ़ के बारे में। जी जी। अच्छा, एक सवाल कई लोगों ने जो पूछा है किताब पढ़ने के बाद, जी जी, कुछ लोगों को जब मैंने किताब के बारे में लिखा या कुछ बताया तो लोगों ने मुझसे ही पूछा या आपकी बॉल पे भी मैंने देखा। तो इस कहानी में एक बिल्कुल कहानी, जब लोग कहते हैं कि कहानी बहुत हकीकत सी लगती है, ऐसी लगती है कि आसपास में घट रही हो, या ऐसा लगता है कि हम सामने से देख रहे हैं, एकदम जी रहे हैं उस कहानी को, एकदम से हकीकत रहती है। और चूंकि मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ की कहानी है, आप भी वहाँ पर पढ़े हैं, तो कितने हद तक फैयाज जी इस कहानी में हैं? देखिए अनवर भाई, आप भी लेखक हैं। जी जी। तो ये सब लेखक को ये तो ध्यान रखना ही पड़ता है कि आप कोई भी कहानी जब रच रहे हैं और लिख रहे हैं तो वो यथार्थ लगे, क्योंकि अगर यथार्थ नहीं लगेगी तो लोग पढ़ेंगे नहीं उसको। और कोई भी कहानी पूर्णतः काल्पनिक भी नहीं होती, उसमें कुछ तथ्य यथार्थता के होते हैं। तो कुछ यथार्थ भी है, कुछ काल्पनिक भी है, और सबको जोड़ के कहानी बनाने का प्रयास किया गया है। अगर आप कोई भी कहानी पूर्णतः काल्पनिक कर देंगे तो पढ़ने में रस नहीं रहेगा, क्योंकि जीवन के पहलुओं को छूती हुई कहानी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो कुछ हकीकत भी है, कुछ सपने भी हैं, और ये हमारी आपकी सबकी कहानी है मेरे हिसाब से कि सारे अलीगढ़ के लोग अगर इसको पढ़ेंगे तो उन्हें ये लगेगा कि ये हर अलीगढ़ के स्टूडेंट की कहानी है। मतलब कि कुछ हद तक फैयाज जी भी इस कहानी में है। जी जी, नहीं मेरी तो कहानी नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने विचार तो लिखता ही है जब वो लिखता है। जी। अच्छा, एक क्वेश्चन और दिमाग में आया कि डिसीजन का नाम ही है, तो डिसीजन को आप किस तरीके से देखते हैं फिर? देखिए, मैं डिसीजन को इस नज़रिए से देखता हूँ। एक तो फरहान है जो उपन्यास में उसने अपने आप को बताया कि वो डिसीजन को किस नज़रिए से देखता है, और इसकी जो नायिका है स्वाति वो भी दिखाया। लेकिन मेरा जो नज़रिया है वो ये है कि भारतीय संस्कृति जो है वो सामाजिक संस्कृति रही है। जी बिल्कुल। एक कंपोजिट कल्चर रहा है हमेशा से, क्योंकि यहाँ के लोग जो है धर्म और जाति से ऊपर उठ के मानवता की बात करते हैं, हमेशा से कुटुंब की बात करते हैं और एकता की, भाईचारे की बात करते हैं। लेकिन आप कुछ दिनों से देखिए कि भारतीय समाज में विभाजन बढ़ रहा है, और क्या है कि जाति धर्म के आधार पर लोग बट रहे हैं, कट रहे हैं। जैसे आप देखिए कि गांव, जो चीजें शहरों तक सीमित थी आज वो गांव तक पहुंच रही हैं, कि गांव के लोग भी धर्म और जाति के नाम पे हिंदू मुस्लिम में बट रहे हैं। तो ये मुख्य चीज रही है। मैं डिसीजन को इसी नजरिए से देखता हूँ कि सरकार है, समाज और हर व्यक्ति कोट और हर चीज की जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है, ये कर्तव्य है कि भारतीय समाज की जो सामाजिक संस्कृति थी उसको बना के रखा जाए, बिल्कुल उसको कैसे भी टूटने दिया जाए, और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। मैंने इस उपन्यास में इस जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास किया है। ये बेहतरीन काम किया आपने। एक क्वेश्चन अधिकतर लोगों ने पूछा है आपसे कि इसका दूसरा पार्ट कब तक आएगा, तो क्या इसका दूसरा पार्ट आप ला रहे हैं? दूसरे पार्ट लाने के लिए तो पाठकों की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा, क्योंकि अगर पाठक अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं और लगता है कि अगर, पहली बात तो मुझे ये नहीं लगता है कि मैं लिखता हूँ, जब लोग कहेंगे कि आपको सच में लिखना आता है तभी दूसरा प्रयास भी किया जाएगा लिखने का। जी। तो अच्छा, कोई कहानी, दूसरी कहानी, इसके आगे की पार्ट की कहानी आपके दिमाग में है कि अभी उसे रचना है? हाँ, ऐसा तो है। कहानियां तो हर लेखक के दिमाग में रहती हैं, कुछ ना कुछ 2-3 कहानियां तो अभी भी चल रही हैं। लेकिन यह है कि अगर प्रतिक्रिया लोग देते हैं, पढ़ते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि केवल लिखना कार्य नहीं है, क्योंकि लोगों को आपका लिखा हुआ पसंद भी आना चाहिए, तभी दूसरा प्रयास किया जाएगा। क्योंकि खुद का लिखा हुआ तो अच्छा लगता ही है, जब तक कि पाठक आपकी प्रशंसा ना करे तब तक तो प्रोत्साहन पाठक लेखक को नहीं मिलता है। सही कहा। तो दूसरा तभी लिखेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन और नई वाली हिंदी से पूछा जाता है। मैं अब इस क्वेश्चन को नई वाली हिंदी से ना लेके अब मैं बुंदेलखंड को इस क्वेश्चन से जोड़ूंगा, क्योंकि बुंदेलखंड के कुछ नई वाली हिंदी में कुछ ही लेखक जो मुझे देखने को मिलते हैं, चाहे प्रतिनिधिकर्ता के रूप में तो अकबर आजम कादरी जी हैं ही कि वो बड़ा अच्छा लिख रहे हैं, आप भी अच्छा लिख रहे हैं। तो ये बताइए कि जो नए लेखक हैं वो कैसे नई वाली हिंदी में कुछ अच्छा कर सकते हैं, और कैसे बुंदेलखंड के लोग लिख सकते हैं नई वाली हिंदी को, या कैसे वो अपनी किताब को लिखें? क्या उनके लिए कुछ टिप्स आपकी तरफ से कि कैसे वो कहानियों को लिखें, या कैसे वो अपनी कहानी पब्लिश करा सके, लोगों तक पहुंचा सकें? अनवर भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी जो लिखी जाती थी, जैसे मुंशी प्रेमचंद, शंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल जो लिखते थे, अगर उस हिंदी को हम आज लिखेंगे तो पाठक वर्ग बहुत कम होगा, क्योंकि आज असल में हिंदी हम बोलते नहीं है, हम इंग्लिश बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स करके इंग्लिश बोल रहे हैं, क्योंकि आप एक कोई सेंटेंस किसी का सुनोगे उसमें हिंदी का भी शब्द होगा, उर्दू का भी होगा, इंग्लिश का भी होगा। तो आप शुद्ध हिंदी के शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन उसके साथ साथ जो दिनचर्या के जीवन में शब्द बोले जा रहे हैं उसका भी प्रयोग करें। जैसे मैं इस पुस्तक का नाम निर्णय भी रख
सकता था, हाँ, या फैसला भी लग सकता बिल्कुल था। बिल्कुल। लेकिन वो क्या है, वो लोगों को इतना प्रभावित नहीं करता। डिसीजन ऐसा है कि वो आम जीवन में चलता रहता है। तो मेरा कहना ये है कि जो भी नया लेखक है, चूंकि नया तो मैं भी हूँ जी बिल्कुल, लेकिन जो भी लिखना चाहता है या आगे लिखेगा, तो आप भाषा पे गौर ना दें, आप कंटेंट पे पहले सबसे पहले फोकस करें कि आप विषय वस्तु क्या है लिखने की आप, और भाषा आप वो लिखें जो आम जीवन में चल रही है। अगर आप बुंदेलखंड के लेखक हैं तो बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग करें, और मैं देख रहा हूँ कि बुंदेलखंडी भाषा को बोलने में लोग झिझक भी रहे हैं आज। हाँ, तो कई जगह पे कहीं कम हो रही है भाषा का प्रयोग, तो उसको बचाना भी हम लोगों का काम है। आप उपन्यास लिख रहे हैं, कहानी कविता लिख रहे हैं, उसे बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि भाषा का संरक्षण बहुत जरूरी है। तो ये सभी बुंदेलखंडी जो भी लेखक हैं उनकी जिम्मेदारी है कि बचाएं वो भाषा को। अच्छा, एक क्वेश्चन नई वाली हिंदी के लोगों से अक्सर पूछा जाता है कि कोई आपके उपन्यास कहानी को क्यों पढ़े, या मैं दूसरा क्वेश्चन दूसरे तरीके से इसको देखूं तो कोई नई मतलब किताबें क्यों पढ़े, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किताबें असल में मसला ये हो गया है कि आज दुनिया जो है व्हाट्सएप फेसबुक पे ही सीमित है। और आप ये देखिए कि आप फेसबुक अगर 4 घंटे चलाते हैं तो आप क्या सीखते हैं? कुछ नहीं सीखते हैं। नहीं। अगर आप कोई भी एक पुस्तक पढ़ते हैं, ये मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, साहित्य की बाद में करेंगे। अगर आप कोई एक पुस्तक पढ़ते हैं, आपने एक पेज पढ़ा तो उसमें से आप शब्दों को सीखेंगे, आप ग्रामर को सीखेंगे, आप भाषा को सीखेंगे। बिल्कुल। तो जीवन क्या है? प्रक्रिया है सीखने की। बिल्कुल, आप सीखते रहिए। आपने 2 घंटे फेसबुक चलाया, क्या सीखा? आपने वीडियो देखा, आप निकालते जा रहे हैं, लेकिन आप पुस्तक पढ़ रहे हैं तो आप मात्राएं सीख रहे हैं। आपको कहाँ खड़ी पाई लगानी है, कहाँ कॉमा लगाना है, पढ़ते हुए आप गौर से पढ़ेंगे, सारी चीजें सीखते हैं। तो पुस्तक इसलिए पढ़नी चाहिए कि वहाँ बहुत कुछ सिखाती है, और बड़े बड़े विद्वानों ने कहा भी कि पुस्तक से अच्छा मित्र कोई हो नहीं सकता। तो इसलिए पुस्तक पढ़ें, और नई वाली हिंदी आपकी भाषा में इसलिए आप पढ़ें उसे, क्योंकि भाषा वो किसी और की नहीं है, वो आपकी भाषा है। एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन का एक निवेदन या मेरा वो रहेगा आपसे कि कुछ अपने अनुभव, कुछ खट्टी मीठी यादें, या कुछ एक जो आपको लगता है कि आप हमारे दर्शकों या अपने पाठकों से कहना चाहेंगे, तो एक संदेश हमारे दर्शकों या अपने पाठकों के लिए। संदेश तो मेरा यही है कि सबसे पहले आप पढ़िए, किताबों को पढ़िए। किताबें पढ़ने से बहुत कुछ सीखते हैं आप, तो उन्हें सीखिए। और उसके अतिरिक्त जो सबसे ज़्यादा मुझे जो सब परेशान करने वाली वर्तमान में जो चीज़ है, और जिसने मुझे सबसे ज़्यादा लिखने के लिए प्रेरणा दी है, कोई बड़ा साहित्यकार, बड़े बड़े नाम है, वो प्रेरणा स्रोत उतने नहीं रहे हैं जितने की वर्तमान समाज में जो घटित हो रहा है वो मुझे प्रेरणा दे रहा है लिखने के लिए, कि हमारा समाज बट रहा है, लोग हिंदू मुस्लिम की खाई बढ़ते जा रहे हैं। जो मेरे खुद के मित्र थे, हिंदू मित्र थे, वो उनकी भी बातों में बदलाव आ रहा है, मेरी भी बातों में बदलाव आ रहा है। तो मुझे सबसे ज्यादा दुख इसी चीज से पहुंचा है कि हमारा काम है कि हम अपने समाज को बचाएं, अपने राष्ट्र को, अपने देश को बचाएं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी जो सामाजिक संस्कृति थी, जो कंपोजिट कल्चर था, जो गांव-गांव में था। आप देखिए कि गांव में भी लोग होली खेलते हैं मुस्लिम, और हिंदू जो है वो ईद के दिन मस्जिद के बाहर होकर गले मिलने के लिए खड़े रहते हैं। मैं खुद दिए जलाता हूँ। तो मुझसे लोग पूछते हैं कि आप वंदे मातरम कह सकते हैं? भाई मैं शिशु मंदिर में पढ़ा हुआ हूँ, मेरी शिक्षा शिशु मंदिर से हुई है, लगातार 6 साल मैंने वंदे मातरम बोला है। तो ये आखिर कौन सिखा रहा है हमें कि आप वंदे मातरम बोल सकते हैं? अब हिंदू मुस्लिम से नहीं मिलना चाहता है, तो ये बचाना जो है वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपकी, हमारी, और सबकी, और जो भी सुन रहा है उसकी भी। तो यही मैंने पुस्तक के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहा है, और यही मेरा संदेश है लोगों को कि संस्कृति को बचाएं आप। तो बहुत बहुत शुक्रिया फैयाज जी कि आपने अपना कीमती समय निकाला, आप हमारे यहाँ तक आए स्टूडियो तक और अपना समय दिया। ये किताब बहुत बेहतरीन तरीके से फैयाज जी ने लिखी है, एकदम से नए अंदाज में चीज़ों को कोशिश बताने की कोशिश की है। और जब एक नया व्यक्ति चीज़ों को लिखता है तो अपने अनुभवों को इस ढंग से लिखता है कि आपको समझ में आ सके। ये जो बातें फैयाज जी ने बताई, इन्होंने किताब में उन बातों को इतने अच्छे तरीके से लिखा है कि जब आप पढ़ेंगे तो आप ऐसे लगेगा कि आपके सामने जीवंत है। तो आप इस किताब को जरूर पढ़ें। और फैयाज जी आपका एक बार पुनः शुक्रिया कि आपने समय दिया। जी, और धन्यवाद आपका भी शरण भाई। तो जुड़े रहिए और मिलते हैं अगले रविवार को।